जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। हम आज बिहार पुलिस का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है PYQ को सॉल्व करेंगे। और ये सॉल्व करने का हमारा थोड़ा सा नज़रिया अलग तरीके से होगा। सिर्फ वन लाइनर टाइप नहीं सॉल्व करेंगे, हम जो भी इसके ऑप्शन है उसके बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे कि इसको जैसे कि आयोग जो भी एग्ज़ाम करवाता है तो उसका ऑप्शन भी बिल्कुल चुन के देता है, तो उन ऑप्शन को भी हम देखते हैं तो क्वेश्चन वही रिपीट हो जाते हैं। तो क्या होता है कि इसी जो विकल्प दिया है इसी विकल्प में से फिर उसका क्वेश्चन बना देते हैं, और फिर हम पता चलता है कि वो क्वेश्चन अगर हम जानते रहते हैं तो सॉल्व कर लेते हैं, और नहीं तो फिर गलत हो जाते हैं। तो यही है, हम आज से बिहार पुलिस का जो भी PYQ है उसी को सॉल्व करेंगे, और बिल्कुल थोड़ा नए ढंग से करेंगे। अब देखिए, हम अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखिए दिया है कि हमारे सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। तो आप लोग बताइए, हमारे सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन बृहस्पति, शुक्र, मंगल, बुध। आप लोग सभी जानते होंगे कि इस मंगल ग्रह इसका आंसर है। अब मंगल ग्रह को ही लाल ग्रह क्यों कहा जाता है? तो इसका कारण है कि यहाँ पे FeO2 यानी कि आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण ये लाल रंग का दिखाई देता है, पहला। अब इसके बाद थोड़ा सा और भी हम एक्स्ट्रा फैक्ट जानेंगे। मान लीजिए कि कोई अगर मंगल ग्रह से क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे सॉल्व करें उसके बारे में भी जान लेंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए कि कोई पूछ लिया कि कौन से गैस हैं यहाँ पे सबसे अधिक, तो CO2 की मात्रा 95% है। फिर N2 की मात्रा या नाइट्रोजन की मात्रा मंगल ग्रह पे 3% है। ऑक्सीजन की मात्रा 0.16% है। ये फैक्ट हमको याद रखना है। इसके बाद मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, फोबोस, डीमोस। अब डीमोस जो है सौर मंडल का भी सबसे छोटा उपग्रह है। उपग्रह है। इसके बाद अब देखिए बृहस्पति का, अरे जैसे मंगल का सूर्य से दूरी, ये रहा सूर्य, ये रहा मंगल। तो मंगल से दूरी तो 22 करोड़ किलोमीटर है। अब यही पृथ्वी से पूछ लेगा तो पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी होती है 15 करोड़ किलोमीटर। उसमें 22 में से 15 घटा दीजिए तो पृथ्वी से मंगल के बीच की दूरी 7 करोड़ किलोमीटर। क्लियर? अब इसका मंगल का झुकाव कितना है? तो झुकाव पृथ्वी के समान ही है। अगर पृथ्वी का 23.5 डिग्री है तो इसका 25 डिग्री है। इसीलिए यहाँ जीवन की संभावनाओं का मतलब कि ऐसे अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि नहीं यहाँ पे जीवन संभव हो सकता है। बाकी और फिर से अब मान लीजिए कि यहाँ पे एक पर्वत है जो सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसका नाम है निक्स ओलंपिया। अब देखिए निक्स ओलंपिया, इसको याद करने का तरीका क्या है कि हाँ निक्स ओलंपिया हमको याद रहे। तो देखिए निक्स का बना दीजिए 6 बना दिए। अब मान लीजिए कि माउंट एवरेस्ट उसका ए 6 गुना ना होके 3 गुना बड़ा है। निक्स ओलंपिया माउंट एवरेस्ट का 3 गुना बड़ा है। निक्स ओलंपिया, निक्स का मतलब निक्स को 6 बना दीजिए, हो जाएगा। बिल्कुल थोड़ा सा ऐसे मैचिंग करेगा तो आप लोगों को थोड़ा सा याद आएगा। फिर से अगर यहीं पे ज्वालामुखी पूछ लिया कि सौर मंडल की सबसे बड़ी ज्वालामुखी, तो वो है ओलिपस मेसी। अब इसके बाद हम लोग इसको कर लिए, अब शुक्र पे आ जाते हैं। मैं न्यू पेज ले लेता हूँ। शुक्र के बारे में जान लेते हैं।
शुक्र का मैं कलर ही अलग ले लेता हूँ, अच्छा रहेगा। शुक्र शुक्र का उपग्रह कोई नहीं, कोई नहीं। इसको किस ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो इसको सबसे गर्म ग्रह, गर्म ग्रह। इसका कारण क्या है? तो कारण है यहाँ पे CO2 की मात्रा सर्वाधिक है, जिसकी वजह से यहाँ का तापमान 400 सेल्सियस से अधिक रहता है। 400 कहीं 32 दे रखा है, कहीं 40 दे रखा है, ऐसे रहता है। अब इसी कारण से यह सबसे गर्म ग्रह है। इसके बाद से फिर इसका एल्बिडो, एल्बिडो का मतलब ये होता है कि कोई भी विकिरण, सूर्य की विकिरण आती है तो क्या होता है कि फिर रिफ्लेक्ट करती है, जिसकी वजह से वहाँ का क्षेत्र मतलब कि उसको एल्बिडो कहते हैं। तो अब एल्बिडो के कारण सबसे अधिक चमकीला ग्रह, इसी चमकने के कारण इसको सांझ का तारा और भोर का तारा कहा जाता है। इसका फिर जो आकार है, आकार, द्रव्यमान, व्यास पृथ्वी के समान है। पृथ्वी के समान है, जिसके कारण इसको पृथ्वी का भगिनी या पृथ्वी का बहन कहा जाता है। थोड़ा सा आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो। इसके बाद फिर आ जाता है बृहस्पति के बारे में हम जानेंगे। अब देखिए, बृहस्पति के बारे में उतना फैक्ट नहीं है। अब बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, अब सौरमंडल का इसी का सबसे बड़ा उपग्रह भी है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड, वो किसका है? तो इसी का है, बृहस्पति का ही है। इसके उपग्रहों की संख्या 79, यानी कि 80 में एक कम, 79। इसके बाद फिर हम बुध पे आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए, हम पहले शुक्र के बारे में जान लिए, अरे मंगल के बारे में, फिर शुक्र के बारे में, फिर अब बृहस्पति के बारे में जान लिए, अब बुध के बारे में जान लेते हैं। बुध का भी छोटा सा ही फैक्ट है। बुध को दूसरे कलर से लेंगे। अब देखिए, बुध सूर्य है, तो इसके ये बुध सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह, सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह कितना? 5000 करोड़ किलोमीटर। इसके बाद सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह, सबसे अधिक तापांतर, लगभग 600 सेल्सियस इसी का है, बुध का। बाकी आप लोगों को इतना अच्छा लगा होगा। फिर हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। इसका आंसर दीजिए। आप लोग कमेंट करिएगा ज़रूर, वीडियो अच्छा लगे या जो भी आंसर है इसका थोड़ा कमेंट करने का कोशिश कीजिएगा, इससे समझ में आए मेरे को भी। अब देखिए, क्वेश्चन फिर से है कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो ये जो भी क्वेश्चन है ये बिहार पुलिस में आए हुए हैं, कहीं मध्य में जैसे कि मद्य निषेध की जो वैकेंसी निकलती है उसमें, या तो फायरमैन में, या तो बिहार पुलिस कांस्टेबल में ही। तो ये क्वेश्चन आए हुए हैं, PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कोई मैंने अपने मन से नहीं बनाया है। इसका आंसर ये होगा महाभियोग के द्वारा, जबकि ये महाभियोग नहीं लिखते। इसका मतलब कि हटाने का जो प्रक्रिया है, सिर्फ महाभियोग जो शब्द है वो राष्ट्रपति के संदर्भ में लगता है। राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने के लिए जो प्रक्रिया होती है उसको सिर्फ महाभियोग कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा इसके बिहार पुलिस का है, क्वेश्चन उसी का है, तो उसमें ऐसे ही दे रखा है, थोड़ा सा गलती किया हुआ है, तो उसको हम सुधारते जाएंगे।
अब देखिए, अब यहाँ पे उच्चतम न्यायालय के बारे में समझ लीजिए कि मान लीजिए कि देखिए उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय, थोड़ा सा इसमें समस्या होती है जो बिल्कुल नए स्टूडेंट हैं उनके लिए। अब देखिए, उच्च न्यायालय मतलब कि उच्च न्यायालय को हाई कोर्ट बोलते हैं, और उच्चतम न्यायालय उच्च में उत्तम, उसको बोलते हैं उच्चतम, इसको बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो सिर्फ इसका कोई शाखा नहीं है, इसका मुख्यालय दिल्ली है, दिल्ली है। और जो हाई कोर्ट है हर राज्य में है, लगभग एक आध ऐसे राज्य हैं जहाँ पे नहीं भी है, तो दूसरे राज्य बगल वाले स्टेट के हाई कोर्ट से भी उनका काम चल जाता है। तो ये रहा। अब थोड़ा उच्चतम न्यायालय के बारे में जान लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का अगर संविधान में वर्णन मिलता है तो भाग 5, भाग भी पूछ लेता है, भाग 5 अनुच्छेद कितना या आर्टिकल कितना, तो 124। 124 में तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में वर्णन है, बाकी इसकी जो भी प्रक्रियाएं हैं वो लगभग 147 तक पहुंच जाती हैं, वहां तक विवरण मिलता है। इस समय वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, तो न्यायाधीशों की संख्या है 33 + 1 34, एक मुख्य न्यायाधीश, 33 अन्य न्यायाधीश। अब हटाने की प्रक्रिया समझ लेते हैं। तो देखिए क्या मैं बता रहा हूँ कि जैसे अब इनको कोई भी जज है, कोई भी फैसला देता है और वो फैसला में दुर्व्यवहार एवं सिद्ध कदाचार के आधार पे, फैसले में अगर दुर्व्यवहार एवं सिद्ध कदाचार का आरोप उन पे लगता है तो वो फिर उन पे कार्रवाई होती है। कार्रवाई होगी कहाँ से, तो वो होगी संसद से, ना कि किसी विधानमंडल में। कार्रवाई होगी किस किस आधार पे, आरोप लगते हैं ना, तो वो दुर्व्यवहार एवं सिद्ध कदाचार। सिद्ध कदाचार के आधार पे। अब देखिए क्या होता है कि पहले जो ये आदेश है, आदेश के लिए संसद में आदेश जाता है, जैसे कि आदेश जारी होता है उस संसद के लिए जारी होता है, तो संसद में पहले क्या करते हैं कि एक समिति बनाते हैं, एक समिति बनती है, और समिति में कौन कौन होता है, तो CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या कोई वरिष्ठ न्यायाधीश प्लस एक हाई कोर्ट, किसी भी हाई कोर्ट का कोई भी राज्य का हाई कोर्ट का एक चीफ जस्टिस रहेगा। इसके बाद से फिर एक वरिष्ठ न्यायवादी रहता है, प्रतिष्ठित न्यायवादी रहता है। अब ये 3 लोगों से समिति बनती है। ये समिति क्या करती है कि अपनी रिपोर्ट लोकसभा और प्लस राज्यसभा दोनों के अध्यक्ष को, अब यहाँ पे उपराष्ट्रपति को, और यहाँ पे लोकसभा, नहीं मैं गलत लिख दिया थोड़ा सा, यहाँ लोकसभा अध्यक्ष को या स्पीकर बोलते हैं उनको, यहाँ वाइस प्रेसिडेंट को, मतलब कि उपराष्ट्रपति को। ये समिति अपनी रिपोर्ट देती है। अब राज्यसभा में 50 सदस्यों, जो भी राज्यसभा के सदस्य हैं उनकी स्वीकृति होगी तभी फिर ये जो रिपोर्ट है उसको यहाँ पे मतदान के लिए रखा जाएगा, मतदान होगा। यहाँ पे 100 सदस्य की स्वीकृति के बाद मतदान के लिए रखा जाएगा। ये मतदान होगा, इसमें 2/3 बहुमत होना चाहिए। बहुमत होना चाहिए, तब जाके यह जो भी आदेश है वह पारित होगा। और जब पारित हुआ आदेश तो उनको तुरंत उनको पद से हटा दिया जाएगा। जो भी जज हैं उनको उनके पद से तुरंत हटा दिया जाएगा। ये अभी तक किसी भी जज के खिलाफ नहीं हुआ। एक बार 1992 में हुआ था, 1992 में एक बार हुआ था, लेकिन कांग्रेस ने उसमें समर्थन देने से मना कर दिया था, जिसके कारण से वह पारित नहीं हो सका। इसके बाद फिर हम जजों की नियुक्ति के बारे में भी समझ लेते हैं।
अब इनका जो भी सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनका कार्यकाल होता है 65 वर्ष, 65 वर्ष उम्र तक। कार्यकाल कोई 5 वर्ष या 6 वर्ष का नहीं होता। उनकी उम्र अगर 65 वर्ष तक होती है तो उनको फिर रिटायर कर दिया जाएगा। इसके बाद योग्यता, योग्यता क्या होगी, तो उनको भारतीय नागरिक होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि 5 वर्ष तक अगर वो हाई कोर्ट में जज रहे हों तो बन सकते हैं, या 10 वर्ष तक वो एडवोकेट रहे हों, एडवोकेट एडवोकेट रहे हैं तो भी सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकते हैं, या कोई राष्ट्रपति के नज़र में एक प्रतिष्ठित न्यायविद, न्यायविद हो तो भी बन सकते हैं। इसके बाद हम फिर अब देखिए, ये तो रहा महाभियोग के बारे में। अब हम थोड़ा सा इसमें जो भी ऑप्शन है जैसे कि कार्यालय ज्ञापन, प्रिवी काउंसिल, जनमत संग्रह, इसके बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पूछ लेता है तो फिर हम उसका आंसर नहीं दे पाते। अब थोड़ा सा डीप में पढ़ाई करनी पड़ेगी तब जाके हो पाएगा। और वैसे भी बिहार पुलिस का जो क्वेश्चन आते हैं अब लूसेंट तक नहीं रह गया है बिल्कुल, अब वो थोड़ा सा डीप में आप जानते रहेंगे तो ही जाके उसका आंसर दे पाएंगे, अन्यथा फिर पेपर देने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आपको एक सीट अपने लिए पक्की करनी है आपको डीप में पढ़ना पड़ेगा, और वहाँ पे सिर्फ जीके जीएस का ही ज़्यादा महत्व है। जीके जीएस और साइंस का देखेंगे कि आप 70 क्वेश्चन सिर्फ यहीं से आ रहा है, बाकी 30 क्वेश्चन में हिंदी हो, इंग्लिश हो या मैथ रीजनिंग हो, तो आपको थोड़ा सा जीके जीएस को महत्व देना पड़ेगा। अब सभी लोग ऑनलाइनर रट के तो जाते हैं, ऐसा तो है नहीं कि बिना पढ़े कोई बच्चा जा रहा है वहाँ। मैं थोड़ा सा एक नया पेज ले लेता हूँ। अब हम कार्यालय ज्ञापन को पढ़ लेते हैं। इसका मैं अब देखिए, कोई एक विभाग हो या एक मंत्रालय, यहाँ मंत्रालय लिख देता हूँ। अब विभाग या दूसरा मंत्रालय, अब इनके बीच में जो पत्र व्यवहार, पत्र संचार, जिसको हम डाक भी बोलते हैं, या कोई भी सूचना जो भी आदान प्रदान करते हैं उसी को कार्यालय ज्ञापन बोलते हैं। या एक मंत्रालय दूसरे मंत्रालय को भेजता है तो उसको कार्यालय ज्ञापन बोलते हैं। फिर एक और आ जाते हैं, फिर जनमत संग्रह पे आ जाते हैं, फिर प्रिवी काउंसिल पे आएंगे। अब देखिए जनमत संग्रह, जनमत संग्रह को हम ब्लैक से ले लेते हैं। अब जनमत संग्रह ऐसा होता है कि कोई एक प्रस्ताव है, अगर प्रस्ताव है तो उस पर क्या होता है कि क्या होता है कि उस देश की जनता जनता की राय मांगी जाती है, समझ रहे हैं, जैसे जनमत, यहाँ जैसे जनता, मत से मत मतलब उनका विचार। इसमें क्या होता है कि उस देश की जनता द्वारा मतलब कि किसी भी विषय पे जब राय मांगी जाती है तो उसको जनमत संग्रह बोलते हैं। इसमें क्या होता है ना कि ये विशेष रूप से हमारे देश में तो है नहीं, इसमें जैसे नए संविधान बनाना हो या संविधान में संशोधन करना हो तो इसके लिए अन्य देशों में ऐसा प्रावधान है। इसमें सबसे अव्वल पे आता है वो स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड जिसको बोलते हैं। तो ये जनमत संग्रह वगैरह वगैरह में सबसे अव्वल पे है, तो इसको जनमत संग्रह बोलते हैं। आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर एक होती है, इसी में होती है पहल, जिसको इनिशिएटिव भी बोलते हैं, सॉरी इनिशिएटिव। अब पहल या इनिशिएटिव में ऐसा होता है, अब जैसे कि क्या होता है, कुछ अगर जनता है तो ऐसा करती है कि जनता कोई विषय पे अपना विचार बना लेती है कि नहीं हम इसको हम अपने कानून में या संविधान में हम लाना चाहते हैं या लागू करना चाहते हैं, तो उसी चीज़ को पहल बोला जाता है। फिर एक होता है रिकॉल, रिकॉल का बहुत फेमस है, हमारे यहाँ मांग भी होती है कि रिकॉल लाओ, ताकि जो भी ये नेता या जो भी प्रतिनिधि लोकसभा या विधानसभा के चुन लिए जाते हैं, उसके बाद चुनने के बाद वो
फिर वो पता चलता है कि 5 साल तक दिखाई नहीं देते, तो उनको रिकॉल के माध्यम से वापस बुलाया जाए। रिकॉल, वापस बुलाना। रिकॉल में ऐसा होता है, जो भी प्रतिनिधि होते हैं, प्रतिनिधि मैंने गलत लिख दिया है। जो भी प्रतिनिधि होते हैं, इनको इनके 5 वर्ष या कार्यकाल से पूर्व, एक प्रस्ताव द्वारा जब प्रस्ताव लाकर और इनके पद से हटाया जाता है, पद से हटा दिया जाता है, उसी को वापस बुलाना या रिकॉल कहते हैं। इसके बाद फिर एक आता है लोकमत। लोकमत और जनमत संग्रह दोनों एक ही टाइप के हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना कि हमारे यहाँ लगभग लोकमत देखने को मिलता है कि लोगों का मत, इसमें लोगों का मत। सरकार क्या करती है, जब कोई कानून बनानी होती है तो उस विधेयक है, तो इस विधेयक को क्या करते हैं कि अपने यहाँ जो गैजेट होते हैं या जो भी समाचार पत्र हैं उनमें प्रकाशित कर देती है, गैजेट में प्रकाशित करती है। तो उस पर क्या होती है कि जनता की राय मांगी जाती है, और जनता की राय मांगी जाती है तो उसी को लोकमत बोलते हैं। आप लोगों को ऐसे पढ़ाने का ये मतलब है कि आप थोड़ा सा डीपली भी जानते रहिए। बिल्कुल ऊपर ऊपर वन लाइनर पढ़ेंगे, नौकरी पाना मुश्किल है, क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है। और बिहार पुलिस का मैंने पेपर देख रहा हूँ, ये टफ लेवल का पूछता है। आप बीपीएससी या यूपीएससी में भी ऐसे क्वेश्चन ही जैसे पूछे जाते हैं, उस हिसाब से बिल्कुल डीप में लेके जा रहा है। ऐसा नहीं है कि वन लाइनर टाइप है। हम मान लिए कि पता चलता है कि आपको 30 क्वेश्चन वन लाइनर मिल जाएंगे, लेकिन उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद जाके ना मेरिट बनेगी। या मान लीजिए कि आप जैसे कि 100 क्वेश्चन में देखेंगे तो 60 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन वन लाइनर मिलेंगे, जीके जीएस और साइंस को मिला के। उसके बाद से फिर आपको अगर डीप नहीं पढ़े रहेंगे तो नहीं हो पाएगा। मैं देख रहा हूँ, यही तो क्वेश्चन ही देख रहा हूँ मैं, PYQ। तो मैं समझाने का मेरा मतलब यही है। इसके बाद फिर हम और एक शायद ऑप्शन बच गया था, इसको पढ़ हाँ, प्रीवी काउंसिल। प्रीवी काउंसिल, प्रीवी काउंसिल, इसको दूसरे रंग से लेंगे हम। क्या होती है ना कि ये प्रीवी काउंसिल होती क्या है, एक संस्था है। कैसी संस्था है, तो ये आईएएस या ब्यूरोक्रेट्स जिसको बोलते हैं, आईपीएस की लॉबी होती है। ये सलाह देती है, किसको देती है, राष्ट्रीय अध्यक्ष या अपने यहाँ बोले तो राष्ट्रपति। ये जब राष्ट्रपति को जो संस्था सलाह देती है, वो भी पर्सनली लेवल पे है, उसी को प्रीवी काउंसिल बोलते हैं। अब इसके बाद प्रीवी काउंसिल तो हो गया, अब प्रीवी काउंसिल एक आ जाता है, फिर प्रीवी पर्स भी आ जाता है। आप देखे होंगे इसको, इससे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो प्रीवी पर्स क्या है, तो प्रीवी पर्स ऐसा है कि जिसे कि पहले क्या हुआ कि भारत में लगभग रियासत थी कितनी, 552, 552। इन रियासतों को जोड़ने का कार्य किसने किया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। तो इनको मनाया था, इन्होंने रियासत जो भी इसके राजा थे, रियासत के जो भी नवाब थे या राजा थे, उनको मनाया था। अब मनाया था तो किस आधार पर मनाया था, बोला कि हम आप लोगों को राज भत्ता देंगे, आप बैठे बैठे आराम से पेंशन भोगी होंगे, प्राप्त करेंगे। तो इसी को फिर प्रीवी पर्स कहा गया, इसी चीज को प्रीवी पर्स किया गया। जब संविधान लागू हुआ तभी से ये चालू हो गया, होने के बाद से लागू हो गया। लेकिन इसको खत्म करने का भी किसी ने काम किया था। प्रीवी पर्स को 26वें संविधान संशोधन 1971 में किसने, इंदिरा गांधी ने इसे खत्म कर दिया, प्रीवी पर्स को खत्म कर दिया। इसको आधार किस आधार पे बताया कि अलोकतांत्रिक है। क्यों अलोकतांत्रिक है, जो भी पेंशन भोगी होगा वो, ये जो पेंशन मिल रहे थे वो सिर्फ एक परिवार या वंश
होने के कारण उनको राजा मानकर उनको ये पेंशन दिया जा रहा था। अब उन्होंने बताया कि नहीं, आप चुनाव लड़िए या किसी भी पद पे हों, पद पे होने के बाद आप अगर रिटायर होंगे तो पेंशन के हकदार होंगे। इस ये एक लोकतांत्रिक तरीका है। और जो ये भत्ता मिल रहा है या जो राज भत्ता मिल रहा है, पेंशन मिल रहा है, यह एक अलोकतांत्रिक है। इसी कारण से हम इसको खत्म कर रहे हैं और इसके बाद ये खत्म भी हो गया। तो आप याद रखिएगा कि प्रीवी पर्स क्यों दिया जाता था? राज भत्ता के रूप में। कौन देती थी? सरकार देती थी। ये संविधान लागू हुआ तभी से चलने लगा। इसको प्रीवी पर्स क्या है? तो रियासतों को जब जोड़ रहे थे तो उन्हीं को उसके बदले में जो भत्ता देने का कार्य किया जा रहा था वही है प्रीवी पर्स। इसको खत्म किया गया 1971 में। किसके तहत? 26वें संविधान संशोधन के तहत। किस प्रधानमंत्री ने यह कदम उठाया? इंदिरा गांधी ने उठाया। बाकी इसका आधार क्या बनाया गया? अलोकतांत्रिक था। इसका इतना समझिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब देखिए, अल नीनो शब्द। अब इसमें ये बताया गया कि अल नीनो शब्द कौन से भाषा का है? इसका पास ऐसे क्वेश्चन भी ऐसे है और इसका ऑप्शन भी ऐसे ही है। तो अब देखिए क्या है कि आप लोग अगर मैप, विश्व मैप देखेंगे इस हिसाब से, तो यहाँ पे अगर नॉर्थ अमेरिका और यहाँ पे साउथ अमेरिका, नॉर्थ साउथ अमेरिका, तो ये जो कॉलोनी थी नॉर्थ अमेरिका, जो पहले किसी का उपनिवेश था, तो ये था हॉलैंड का, हॉलैंड, ब्रिटेन या इंग्लैंड जिसको बोलते हैं, ब्रिटेन, और फ्रांस का। और जो दक्षिण अमेरिका किसी का उपनिवेश था तो वो था पुर्तगाल का और स्पेन का। तो अब देखिए, ये साउथ अमेरिका जो था ये पुर्तगाल का, स्पेन का था। तो यहाँ पे इन्हीं दो भाषाओं में कोई ना कोई शब्द होंगे। तो अब देखिए, अल नीनो शब्द, पहले ये तो जानना पड़ेगा कि अल नीनो शब्द मतलब कि ये कहते किसको हैं। तो जो मैंने आपको थोड़ा सा देखिएगा, ये हुआ नॉर्थ अमेरिका, ये हुआ साउथ अमेरिका, ख्याल करते रहिएगा। यहाँ पे एक आती है पेरू की धारा या हम्बोल्ट की जलधारा। जब यही ठंडा या गर्म होती है ना, उसी को अगर ठंडा होगी तो उसको ला नीना कहेंगे, जब गर्म होगी तो उसको अल नीनो कहेंगे। तो यही शब्द यहाँ के मछुआरों ने दिया था। कहाँ के? तो पेरू के, पेरू देश के मछुआरों ने। मछुआरों ने दिया था। तो अब मैं यहाँ समझा रहा था कि ये अमेरिका, पुर्तगाल या स्पेन क्यों था। तो क्या हुआ कि जो ये था ना, अब यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं वो या तो पुर्तगाली बोली जाती हैं उपनिवेश होने के कारण, या तो स्पेनी बोली जाती हैं, निस बोली जाती हैं। तो अब इसमें देखिए, अल नीनो शब्द आपको अब समझ में आ गया कि पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा का ठंडा या गर्म होना है। तो फिर शब्द भाषा कौन सी होगी? तो या तो स्पेनिश हो सकती है या तो पुर्तगाली हो सकती है। तो इसमें पुर्तगाली तो है नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा स्पेनिश। अब बाकी अब यहाँ पे आप समझ लीजिए कि अल नीनो क्या है। तो अल नीनो का मतलब होता है कि हम्बोल्ट या पेरू की धारा, धारा का गर्म होना, या इसको फिर बोल सकते हैं कि दक्षिणी प्रशांत, उसकी दूसरी भाषा में बोल सकते हैं कि दक्षिणी प्रशांत महासागर के तापमान का बढ़ना, का बढ़ना, ये भी हो सकता है। बाकी अल नीनो किसको बोलेंगे? तो अल नीनो इसका उल्टा है। अब इसको अल नीनो को ही क्या बोलते हैं कि एक छोटा बच्चा भी बोलते हैं, छोटा बच्चा भी बोलते हैं। और ये क्यों बोलते हैं? लगभग क्रिसमस के समय इसको बोला जाता है जब वहाँ पे व्यापारी पवन चलती है, तो वहाँ का जो जो भी धारा है वो या तो ठंडा है या तो गर्म होने लगती है। जब गर्म होने लगती है तो उसको अल नीनो बोलते हैं। अल नीनो का मतलब होता है छोटा बच्चा, और एक होता है लॉ नीना, ला नीना।
जब पेरू की धारा गर्म होने नहीं ठंडा होने लगती है, तो उसको लॉ नीना बोलते हैं। लॉ नीना से लो, लो मतलब कम। इसको याद करने का ट्रिक है कि लो मतलब कम। अगर आप ऐसे याद करेंगे तो याद रहेगा। अब इससे क्या होता है कि इस पे अब हम अल नीनो शब्द को तो पढ़ लिए। अब इस भारत पे क्या होता है, तो अगर अल नीनो आ रहा है तो मानसून, हमारे यहाँ जो मानसून होगा वो थोड़ा सा कम स्थिति में होगा, यानी कि बारिश कम होगी, मानसून कमजोर भारत में। कमजोर। अल्लाह नीना होगा तो मानसून मजबूत होगा। आपको समझ में आया होगा। फिर हम अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब देखिए मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन ऐसा है, टाइप करने की वजह से मैंने सोचा कि चलो बिल्कुल जो है क्वेश्चन प्रीवियस ईयर बुक में उसी को पूरा उठा लिया जाए, उसी को दिखाया जाए, तब जाके थोड़ा सा बच्चों में विश्वास आएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, किसानों द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलें उगाने के पीछे मुख्य कारण क्या है? आप आंसर दीजिए थोड़ा सा, या सोचिए। किसानों द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलें उगाने के पीछे मुख्य कारण क्या है? तो इसका आंसर बी होगा। अब देखिए बी को समझ लेते हैं। इसका आंसर लगाएंगे कैसे, तो इसको एलिमिनेट जरूर करेंगे। अब एक बात और भी है कि आप जब प्रश्न हल करें तो एलिमिनेट एक होता है, विधि एक होती है कि आप ऐसे करेंगे कि नहीं ये वाला नहीं हो सकता, ये वाला नहीं हो सकता, तो बी सी में कौन होगा, तो आप फिर या तो बी के साथ जाएंगे या तो सी के साथ जाएंगे। तो इसको एलिमिनेट करना बोलते हैं। ये लगभग जैसे कि यूपीएससी में, बीपीएससी में, यूपीपीसीएस में ये बहुत कारगर साबित होता है, बड़े बड़े एग्जामों में। बाकी इसमें भी कारगर साबित होगा, ऐसा नहीं है। तो अब हम पहले इसको थोड़ा समझते हैं। अब देखिए क्या होता है कि हम पहले इसमें दे रखा है एक सरकारी कृषि नीति। सरकारी कृषि नीति। अब सरकारी कृषि नीति में को कौन लाती है, तो सरकार लाती है। सरकार लाती है इसमें। अब सरकारी नीति में, कृषि नीति में क्या होता है, तो सिंचाई निर्माण कार्य होगा। अब इसमें नहर बनेंगे, सरकार नहर बनाती है, फिर से तालाब खुदवाएगी। अब मान लो कि सिंचाई के लिए तो नहर और तालाब की व्यवस्था करनी पड़ेगी। फिर क्या बोलते हैं, नलकूप लगाते हैं, तो उसके लिए आजकल चल रहा है सोलर पंप। सोलर पंप की व्यवस्था करवाती है। तो एक कृषि नीति के अंतर्गत ही होता है कि हमारे देश के किसान कैसे उन्नत हो, या उनका जो भी है आय कैसे बढ़े, इसके लिए उनकी व्यवस्था करती है। तो वो एक कृषि नीति के अंतर्गत ही आता है। इसके बाद फिर बीजों का आवंटन भी करती है। आवंटन, उर्वरक का भी आवंटन होता है। अब ऐसा होता है कि उर्वरक का जो कीमत होती है सरकार ही तय करती है, कोई कंपनी नहीं करती, ना कोई बाजार करता है। इसमें क्या होता है कि जो भी कंपनी या जैसे कि जो भी कंपनी है अगर उर्वरक बना रही है, या उर्वरक दूसरे देशों से भी आयात होता है हमारे देश में, तो उसका उस पर क्या करती है कि सरकार सब्सिडी दे देती है। बोलते हैं कि मान लो कि अगर 1200 रुपये का 1200 रुपये प्रति बोरी अगर आ रहा है, कोई मान लीजिए कि यूरिया की एक पैकेट 1200 रुपये प्रति बोरी है, तो उसको सरकार इस पर क्या करती है कि 800 रुपये तक सब्सिडी दे देगी। इसको मार्केट में लगभग 400 या 300 पे उपलब्ध करवाती है। तो सरकार इसको, इसके मूल्य का नियंत्रण स्वयं करती है। इसके बाद फिर बिजली की उपलब्धता कराती है। उपलब्ध होता है। अब इस समय चल रहा है हर खेत तक और हर घर तक बिजली। आप देखेंगे कि हर खेत तक, हर घर तक बिजली। ये तो 7 निश्चय का भी एक भाग है। आप देखेंगे कि बिहार सरकार हर खेत तक, हर घर तक बिजली पहुंचाना चाहती है। 7 निश्चय 2 में ऐसा है, एक योजना है। इसके बाद से फिर कृषि नीति में फिर से, और मैं थोड़ा सा मैं सोचा कि मान लीजिए कि वो बिजली उपलब्ध करा दिया। फिर तकनीकी
तकनीकी विकास भी इसी का हिस्सा है एक, कि मान लो कि अगर खेत में अगर ड्रोन लगाना है, ड्रोन है, ट्रैक्टर है, थ्रेसर है या हार्वेस्टर है, वगैरह वगैरह जो भी हैं, या जो भी अगर मान लीजिए छिड़काव की मशीन है जो उर्वरक को छिड़कती है, उसके लिए भी जो तकनीकी विकास है वो कृषि नीति का ही भाग है। फिर गोदाम बनवाना, गोदाम या वेयर हाउस बनवाना, ये क्या है कि कृषि नीति का ही भाग है। फसल की खरीद करना, अब फसल की खरीद किस पे होती है? एमएसपी पे। एमएसपी कौन तय करता है? तो सरकार तय करती है इसको। फिर एफआरपी भी होता है। एफआरपी के लिए जो गन्ने की खरीद होती है उसको एफआरपी बोलते हैं। जो खाद्यान्न की मतलब कि गेहूं धान वगैरह वगैरह की खरीद होती है तो उसको एमएसपी बोलते हैं। एमएसपी में कितनी है? 23। एफआरपी में कितनी है फसल? तो 1। इसके बाद इसको कौन निर्धारित करता है? कृषि एवं लागत आयोग। ये अपनी रिपोर्ट किसको देती है? आर्थिक मंत्रिमंडल को। आर्थिक मंत्री मंडल को यही एमएसपी तय करती है। ये यहाँ तक हो गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप देखिए, मैंने जो सरकारी कृषि नीति बताया उसमें बीजों का आवंटन तो यहाँ पे दे रखा है कि उच्च उपज के किस्म वाले बीजों की उपलब्धता, तो एक कृषि नीति का ही भाग हो गया। सुविकसित सिंचाई प्रणाली, सिंचाई निर्माण कार्य, ये कृषि नीति का ही भाग हो गया। लेकिन ये आंसर इसी में दे रखा है, किसानों द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलें उगाने के पीछे मुख्य कारण क्या है? तो ये जो नीति है इसके बारे में पूछ नहीं रहा है, ये पूछ रहा है किसके बारे में? ये पूछ रहा है फसल पैटर्न के बारे में, जो फसल चक्र बोलते हैं या पैटर्न बोलते हैं उनके बारे में। तो हमारे यहाँ क्या है कि 3 तरह की फसल है, 3 प्रकार की फसल है। जो अपने यहाँ जो फसल उगाई जाती है 3 प्रकार से उगाई जाती है। कब कब? तो एक होती है खरीफ की फसल, एक रबी फसल, एक जायद। अब इनको भी समझ लीजिए कि अब खरीफ में कौन है? धान है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, मूंग है, गन्ना है, सोयाबीन है। धान, ज्वार, मक्का, गन्ना, सोयाबीन। आप बिहार में इसी के आधार पे मानेंगे, जबकि आप नॉर्थ और साउथ दोनों भाग में देखेंगे तो थोड़ा सा इसका जो फसल चक्र है उसमें उलट पलट हो जाता है, क्योंकि ज्वार ऐसा है कि साउथ में रबी फसल में भी है आ जाता है, खरीफ फसल में भी आ जाता है। मक्का का भी वही हाल है, गन्ना का नहीं है। तो इस हिसाब से क्या होता है कि बस धान को भी क्या होता है कि साउथ में कुछ जगहों पे रबी के टाइम में भी बो देते हैं, क्योंकि उस समय उत्तरी पश्चिमी नहीं उत्तरी पूर्वी मानसून आता है, इसकी वजह से। बाकी रबी में हम गेहूँ, लेकिन हम पढ़ेंगे किस हिसाब से? तो हम बिहार के हिसाब से पढ़ेंगे कि बिहार में कैसे उत्पादन हो रहा है। गेहूँ है, जौ है, जई है, फिर से सरसों है, चना है, मटर है, मसूर है, राजमा है, मशरूम है, ये रबी की फसल में आती हैं। इसके बाद जायद में कौन है? सब्जी है, ककड़ी है, मूंग है, खरबूजा है, तरबूजा है, खीरा है, ये सब जायद फसल में आते हैं। तो आप लोगों को बिल्कुल समझ में आया होगा लगभग लगभग। एक क्वेश्चन से देखिए हम कितने क्वेश्चन को मतलब कि कितने चीज़ जो भी फैक्ट है या जो भी कॉन्सेप्ट है उसको समझ पा रहे हैं। आप थोड़ा डीप में नहीं पढ़ेंगे तो दिक्कत आएगी, कहने का मतलब यही है। इसके बाद फिर हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? अब अमेरिका के क्या के स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? तो अब पहले हम अमेरिका के स्वतंत्रता को समझ लेते हैं। तो स्वतंत्रता इनको मिली थी 4 जुलाई 1700। हमारे बार बार 1900 अगर जुबान पे आ जाता है तो उसके लिए थोड़ा सा मैं उसके लिए सॉरी चाहता हूँ, क्योंकि ऐसे आदत हो चुकी है 1900 1776 में इनका अमेरिका को स्वतंत्रता मिली थी। अब ये स्वतंत्रता थी किस पे? नैसर्गिक न्याय पे। अब पूछेंगे नैसर्गिक न्याय क्या होते हैं? इसी को बोलते हैं प्राकृतिक न्याय। प्राकृतिक न्याय में क्या होता है कि आपको जैसे मानवाधिकार होता है ना, कि मानवाधिकार में हर व्यक्ति को कोई भी चीज़ देखने का, हर व्यक्ति को सांस लेने का, हर व्यक्ति को कहीं भी जाने का, या हर व्यक्ति को बोलने की आज़ादी होनी चाहिए। उसी की बात ये प्राकृतिक न्याय करता है। इसी को जो जैसे कि इसी को आधार बनाया गया मानवाधिकार का।
यहाँ पे जो स्वतंत्रता ली जा रही थी वो मानवाधिकार को ध्यान में रख के स्वतंत्रता को, समानता को, इनको आधार बनाया गया। इन्हीं को प्राकृतिक न्याय बोला जाता है। जब ये व्यक्ति को मिलता है तो होता है कि उसको प्राकृतिक न्याय मिला हुआ है। आज इस पे अगर ये प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं उसको ऐसा बोला जाता है कि नहीं, उसको मतलब कि नैसर्गिक न्याय से वंचित किया जा रहा है। तो इस आधार पे था। अब जो इसकी अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा की थी उसने किसने की थी? तो टॉमस जेफरसन ने किया था। ये जो घोषणा पत्र इसने ही जारी किया था, यूएसए का स्वतंत्रता घोषणा पत्र। इसी ने बनाया, इसने ही जारी किया। इसके बाद इसका जो वो क्या बोलते हैं, अमेरिका का जो संविधान लागू हुआ था वो हुआ था 1789 में। जब फ्रांस की इधर क्रांति स्टार्ट होती है उधर यूएसए का संविधान लागू होता है। अब इनके जो स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन। यही क्या होते हैं कि वहाँ के यूएसए के प्रथम राष्ट्रपति भी बनते हैं, बने। अब देखिए अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत कब हुई थी? तो वो हुई थी 16 दिसंबर 1773 में। अब इसको मैं समझा देता हूँ कि वो स्वतंत्रता संग्राम हुआ क्यों था। थोड़ा सा मैप पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए कि हम यूएसए का ऐसे नक्शा बना लिए। ये है अमेरिका का उत्तरी भाग, यूएसए का उत्तरी भाग, ये है दक्षिणी भाग। यहाँ पे ये मान लीजिए कि ब्रिटेन है। अब यहाँ से जो लोग गए थे वो यूरोपीय थे, और ये कौन थे? तो या तो अपराधी थे, गरीब थे, लुटेरे थे, कैदी थे, उन्हीं को यहाँ पे छोड़ा गया। या तो जो यहाँ का शोषित वर्ग था, जिनको समाज में मतलब उत्थान नहीं हो पा रहा था, वो यहाँ पे गए इन उत्तरी अमेरिका में। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ की जो प्राकृतिक संपदा से ये परिपूर्ण था, संपदा से परिपूर्ण था, तो यहाँ पे जाके इन्होंने वन की कटाई की, खेत बनाए। ये एक तरह से किसान भी थे, ये इसमें किसान भी थे। तो यहाँ पे गए, इसके बाद ये रहना शुरू हुए। तो यहाँ पे ऐसा हुआ कि 90% आबादी थी वो यूरोपीय हो गए, और 10% वहाँ की जो लोकल आबादी थी उसको रेड इंडियन बोला गया, और 90% यूरोपीय थे। अब क्या हुआ कि ब्रिटेन का एक उपनिवेश था। अब उपनिवेश होने की वजह से ब्रिटेन अपना पूरा नियम कानून यहाँ थोपता था। अब जो ये अपराधी प्रकृति या किसान थे, ये नियम कानून, ब्रिटेन की नियम कानून को मानने से इनकार कर रहे थे। यहाँ पे क्या हुआ कि कर भी बढ़ा दिए गए, फिर से इन पे जो स्वतंत्रता थी उस पर भी रोक लगा दी गई, स्वतंत्रता कम कर दी गई। इनके कारण से इन लोगों को थोड़ी सी परेशानी होने लगी। अब इसके बाद ये लोग इसके ब्रिटेन के विरुद्ध होने लगे। अब यहाँ से क्या करते हैं कि फिर ये लोग कर बढ़ने की वजह से, एक महोदय हैं सैमुअल एडम, इन्होंने ही नारा दिया कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। अब समझिए कि अगर हमारे उत्तरी अमेरिका का कोई व्यक्ति अगर ब्रिटेन की संसद में नहीं बैठता, तो हम इनके द्वारा, जैसे ब्रिटेन के द्वारा थोपा गया जो कर है, हम उसको नहीं देंगे। बाकी ये युद्ध कब तक चलता रहा? ये तो 1783 तक चलता रहा, 1783 तक चलता रहा। एक बंद कैसे हुआ, समाप्त कैसे हुआ? तो पेरिस की संधि के कारण, पेरिस की संधि हुई, उसके के कारण ये समाप्त हुआ। इसका इतना ही है। बाकी अगर अब अब्राहम लिंकन के बारे में जानना चाहते तो मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। अब अब्राहम लिंकन,
थोड़ा कलर दूसरा ले लो। अब्राहम लिंकन राष्ट्रपति बने कब? 1860 में। उस समय सबसे मेन आधार क्या था? तो रंग भेद हो रहे थे, रंग भेद या नस्ल भेद जिसको बोलते हैं। मतलब कि जो यूरोप के व्यक्ति थे, गोरे होते थे, उनको श्वेत कहा जाता था। जो अफ्रीका के या अन्य कॉन्टिनेंट के या एशिया के भी व्यक्ति होते थे, या जो अमेरिका के भी लोकल व्यक्ति थे जो रेड इंडियन कहलाते थे, उनको भी अश्वेत कहते थे। अश्वेत और श्वेत, तो इनके बीच में भेदभाव होता था। तो इनके समय इन्होंने रंग भेद पे बहुत लड़ाई लड़ी। इसके बाद 1 जनवरी 1863 को इन्होंने दास प्रथा का अंत किया। इसकी वजह से फेमस हुए। फिर से इसके बाद इन्होंने ही एक नारा दिया था कि जो लोकतंत्र है वो जनता का है, जनता के लिए है, जनता के द्वारा है। जनता का, जनता के लिए, अजंता द्वारा। बाकी इनकी मृत्यु भी गोली मारकर हुई थी। वो हुआ था 14 अप्रैल 1865 में। इनको गोली मारने वाला व्यक्ति कौन था? तो जॉन विल्किज ब्रूस। विल्किज ब्रूस नामक एक व्यक्ति था, उसने गोली मारकर हत्या कर दी। बाकी मार्टिन लूथर किंग, इनके बारे में फिर हम आगे पढ़ लेंगे। इनका आंसर आप जान ही गए कि जॉर्ज वाशिंगटन। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे। इसके बाद फिर से आगे क्वेश्चन है अमेरिका के बारे में ही। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये जो आंदोलन था, जो मैंने बताया आप लोगों को कि श्वेत अश्वेत, तो जो अमेरिका में यूएसए में जो भी श्वेत व्यक्ति थे, उनके सभी के सभी उनको अधिकार प्राप्त थे। लेकिन अश्वेत जो व्यक्ति थे उनको कोई भी अधिकार, कोई भी नहीं, कुछ अधिकार ही प्राप्त थे। बाकी अभी भी इनको मतदान का अधिकार नहीं था। तो इनके लिए ही ये लड़ाई लिए, या इनके साथ नस्ल, जैसे कि रंग भेद या नस्ल भेद बोलते हैं, नस्ल भेदभाव किया जाता था। नस्ल भेदभाव किया जाता था। इसके लिए इन्होंने, किसने? मार्टिन लूथर किंग ने, जिनको मार्टिन लूथर किंग जूनियर बोला जाता है। इन्होंने अहिंसक गांधी की तरह, इसीलिए इनको यूएसए का गांधी कहा जाता है, या ब्लैक गांधी भी कहा जाता है इनको, यूएसए का गांधी। इन्होंने अहिंसक तरीके से आंदोलन चलाया। आंदोलन चलाने के बाद इनको जो भी अधिकार था, जैसे मतदान का अधिकार, कब दिलवाया? तो 1964 में, यानी कि हमारे आज़ादी के बाद। अब देखिए क्या हुआ कि यहाँ पे अमेरिका में शुरू में तो जो श्वेत व्यक्ति थे, जो भी पुरुष थे, उनको पूरे के पूरे अधिकार मिल गए। लेकिन महिलाओं को, वहाँ की महिलाओं को अभी भी अधिकार नहीं मिले थे। तो जो मतदान का अधिकार था 1920 में, इनको महिलाओं को मतदान का अधिकार मिला। लेकिन अभी भी जो अश्वेत महिला पुरुष थे, उनको अभी भी नहीं मिला हुआ था वो अधिकार मतदान का। तो वो मिला कब? तो 1964 में। बाकी नेल्सन मंडेला के बारे में जान लेते हैं। जॉर्ज वाशिंगटन के बारे में जान ही लिए। मार्टिन लूथर किंग के बारे में जान लिए। अब जॉन लुइस का उतना कहीं वो नहीं है, तो इसकी वजह से इनको नहीं बताएंगे। बाकी नेल्सन मंडेला के बारे में बता देते हैं आप लोगों को। नेल्सन मंडेला ये कहाँ के थे? साउथ अफ्रीका या दक्षिण अफ्रीका जिसको बोलते हैं। ये किस आंदोलन के लिए जाने जाते हैं? तो ये भी रंग भेद या नस्ल भेद। साउथ अफ्रीका में
होता था, बहुत बड़े स्तर पे होता था, जिसके कारण ये आंदोलन चलाते रहे और इनको इन्हीं के लिए फेमस हुए। इनको साउथ अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है, साउथ अफ्रीका का गांधी। इसके बाद इनको मदीबा भी कहा जाता है, मदीबा, ये याद रखिएगा। ये फैक्ट उठा उठा के पूछ लेता है, बार बार पूछता है। ये राष्ट्रपति भी रहे, साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति रहे, कब तक? राष्ट्रपति भी रहे। अब पहले अश्वेत राष्ट्रपति इन्हीं को कहा जाता है, मतलब कि साउथ अफ्रीका में पहले अश्वेत राष्ट्रपति यही बने थे, अश्वेत राष्ट्रपति साउथ अफ्रीका में। इनका कार्यकाल रहा लगभग 1994 से 1999 तक। इसके बाद हमारे यहाँ से अब नेल्सन मंडेला के बारे में और जान लेते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ इनको भारत रत्न भी मिला है। तो 1990 में ही इनको भारत रत्न मिला, भारत सरकार ने दिया। फिर से 2008 में इनको गांधी शांति पुरस्कार भी मिला। बाकी इस समय इनको गांधी शांति पुरस्कार 2021 का गीता प्रेस को मिल रहा है, जो गोरखपुर की है, जो रामचरितमानस वगैरह वगैरह जो बुक छापती है उसको मिल रहा है। आप इस फैक्ट को भी करंट में मुद्दा बना हुआ है। उसने गीता प्रेस ने बोल दिया कि मैं जो उसकी 1 करोड़ की राशि होती है उसको मैं नहीं लूँगा, उसकी वजह से न्यूज़ में है। बाकी पुरस्कार है उसको मैं एक्सेप्ट करूँगा। तो इनको भी मिला था गांधी पुरस्कार। अब इन्होंने जैसे कि जो आंदोलन चलाया था, आंदोलन कब चलाया था? तो 1962 में चलाया, ये रंगभेद विरोधी आंदोलन, लेकिन चलाया। इसके बाद 1963 में ही इनको जेल भेज दिया गया। आज जेल कितने वर्ष तक रहे? 27 वर्ष तक। इसके बाद छूटे कब? 1990 में। तभी इनको जेल के अंदर रहते हुए भी ये अपने आंदोलन को चलाते रहे। बाकी फिर हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बाकी आप लोग इसके बारे में पूरे समझ गए होंगे कि अमेरिका में नागरिक आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो इसका आंसर है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। अब देखिए, किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ द इंडिया कहा जाता है? किसे मैन ऑफ नहीं किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? सुंदरलाल बहुगुणा, राजेंद्र सिंह, जादव पायेंग, मारे एथुथु योगनाथन। ये नाम ही थोड़ा सा गलत दे रखा है। ये है जादव मोलाई पेंग, इनका नाम है जाधव। इनका है मारे मुथु। अरे, इनका मारे मुथु योगनाथन। थोड़ा सा मैं रेड कलर ले लेता हूँ। इसका आंसर है सी, जादव मोलाई पेंग। अब फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? तो जैसे कि ब्रह्मपुत्र नदी का जो परिक्षेत्र है, उसी के अंतर्गत लगभग ये 1,30,000 के आसपास में, नहीं, 130 एकड़ के आसपास में, ये एक मोलाई वन लगाए। इतने पेड़ लगाए कि एक वन के समान हो गए। इसकी वजह से इनको फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। एक वन ही बना दिए और उसी को बोला जाता है मोलाई वन। ये कहाँ के थे? असम के, इसके बाद फिर से राजेंद्र सिंह, इनको वाटरमैन ऑफ द इंडिया कहा जाता है, इंडिया कहा जाता है। मतलब कि ये जल के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किए हैं। इनको पुरस्कार भी मिला है। राजेंद्र सिंह को मैग्नेसेस अवार्ड भी मिला है। फिर से स्टॉक होम वाटर प्राइज भी मिला है, जैसे कि उसको जल के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार बोलते हैं। चलो लिख ही देता हूँ राजेंद्र सिंह को। तो इनको मैग्नेसेस अवार्ड मिला। इसके बाद फिर जल के क्षेत्र में इनको स्टॉक होम वाटर प्राइज भी मिला है, जो जल के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार है। आप थोड़ा सा याद
फैक्ट याद रखिएगा। फिर से मौर्य मिथु योगनाथन को क्या, तो ये एक कंडक्टर हैं, बस कंडक्टर हैं। कंडक्टर हैं कहाँ पे, कोयम्बटूर में। इन्होंने लगभग 1,20,000 ये पेड़ लगा चुके हैं। अब ये पेड़ लगाने की वजह से इनको द ट्री मैन कहा जाता है। द ट्री मैन कहा जाता है इनको। इसके पास हाँ, मैंने बता दिया कि राजेंद्र सिंह को क्या बोला जाता है, हमारे मुथु योगनाथन को क्या बोला जाता है, जादव पायंग को क्या बोला जाता है। फिर से इनको सुंदरलाल बहुगुणा, ये चिपको आंदोलन से संबंधित है। चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था, तो यूके बोले तो उत्तराखंड में। कब, 1973 में। किस कारण से, तो वहाँ पे कुछ हिमालय क्षेत्र में वन की कटाई हो रही थी, तो उसको रोकने के लिए चिपको आंदोलन का शुरुआत हुआ था। और इसमें कौन थे, तो चिपको आंदोलन में चंडी प्रसाद भट्ट और गौरा देवी थी। गौरा देवी पेड़ को पकड़ पकड़ के लिपट जाते थे, जिसके कारण मतलब कि वहाँ की वन की कटाई नहीं हो पाई, रोक दिया गया। ये आंदोलन सफल भी रहा। तो चिपको आंदोलन के शुरुआत हुआ था चंडी प्रसाद भट्ट प्लस गौरा देवी। फिर नेतृत्व किसने किया था, तो सुंदरलाल बहुगुणा। इस आंदोलन का नेतृत्व किया था सुंदरलाल बहुगुणा, इसीलिए इनको वृक्ष मित्र कहा जाता है। आप देखिए यहाँ पे साफ है कि सुंदरलाल बहुगुणा को वृक्ष मित्र कहा जाता है, राजेंद्र प्रसाद को वाटरमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, जादव पायंग को फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, हमारे मुथु योगनाथन को द ट्री मैन कहा जाता है। अब क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, अब घुमा के पूछ लेगा, फिर आप पता चलेगा कि आप फंस जाएंगे। बस आज की वीडियो यहीं तक दोस्तों, फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। थोड़ा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।